हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है एंड आई होप आप सभी लोगों का सिलेक्शन भी हो गया होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन द सीबीटी 2 एग्जाम, क्योंकि इससे पहले तो आप डिलेमा में थे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट आई थिंक नाउ यू ऑल आर वेरी मच क्लियर कि आपको 25 की तरफ आगे बढ़ना है या फिर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आज के इस सेशन में हम स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे, सीबीटी 2 का क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहने वाला है, बहुत सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आज हमारे साथ श्याम पाठक सर जुड़े हैं और श्याम पाठक सर से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो सर क्या लगता है कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा? बिकॉज अभी डेट आई भी थी बट पोस्टपोन हो गया। मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, एटलीस्ट 1 मंथ 1.5 मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे पहले तो नहीं पॉसिबल होगा। इतना टाइम तो मिलेगा। सो आपको लगभग 1 to 1.5 मंथ्स देखने को मिलने वाले हैं। आई थिंक लगता है सर 1 मंथ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली डेट पोस्टपोन हुई है, इतना तो नई डेट आते आते तो अप्रैल जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो सर क्या वेटेज होगा इलेक्ट्रिकल के? अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सर जो हाईली वेटेज रहने वाले हैं और कौन से मीडियम वेटेज रहने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल के जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट हैं उसमें आपका नेटवर्क और जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, साथ में इलेक्ट्रिकल मशीन, ये 3 सब्जेक्ट्स मिलाकर के 40 to 45 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा। बाकी फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 8 to 10 क्वेश्चंस और पावर सिस्टम का भी वेटेज अच्छा है, 10 to 15 क्वेश्चंस इसमें पावर सिस्टम में आ जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे 7 to 8 क्वेश्चंस। बाकी एनालॉग से 4 to 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जनरली जो रहता है पैटर्न इस तरीके का इलेक्ट्रिकल का रहेगा। ओके, सो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल का क्या वेटेज रहेगा सब्जेक्ट्स का इन सीबीटी 2 एग्जाम। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए बीएमसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है, सर्वे इंपॉर्टेंट है। इवन बीएमसी सॉइल सर्वे मिला के लगभग आपको 40 से 45 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मीडियम वेटेज की तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, एनवायरमेंट प्रिपेयर कर लेने चाहिए, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड लो वेटेज में हम रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया एंड आपके सिविल इंजीनियरिंग के कोर जो अदर सब्जेक्ट्स हो गए उनको आप लो वेटेज में कंसीडर कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लो वेटेज का मतलब ये सर बिल्कुल नहीं है कि छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बट हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि जो हाईली वेटेज है उसको हम ज्यादा बेटर तरीके से रिवाइज करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कंपेयर टू मीडियम वेटेज एंड लो वेटेज सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए आपके सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत क्लियर है। आप प्रोडक्शन पढ़ लो, मटेरियल साइंस पढ़ लो, IMNOR पढ़ लो, आपका 55 नंबर कहीं नहीं गया है। 50 से 55 नंबर का आपको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड लो वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो थर्मो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन इंटायर थर्मल भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपका मशीन डिजाइन बच जाता है और जो अदर छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसको आप लो वेटेज में कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, जो वेटेज जिनका ज्यादा है उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सर ये तो बात हो गई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट वेटेज की। अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि 1 to 1.5 मंथ स्टूडेंट्स के पास हैं, तो डेडिकेटेडली अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें सो 1 to 1.5 मंथ के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि 15 डेज जो फर्स्ट 15 डेज हैं उसमें आपको अपना पूरा टेक्निकल कोशिश करना चाहिए कि एक बार पूरा कवर कर लिया जाए। उसमें आपका फॉर्मूला रिवीजन, जो मेन पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनका रिवीजन, वो प्रॉपरली आप कोशिश करें कि 15 डेज में सारा कवर कर लें। देन नेक्स्ट 15 डेज जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप कुछ टाइम 5 डेज 6 डेज 7 डेज नॉन टेक वाले पार्ट के लिए निकाल सकते हैं। बाकी के जो लेफ्ट रह गए आपके पास अनदर 8 to 10 डेज, उसमें आप अपना फिर से टेक्निकल कोशिश करें एक बार रिवीजन करने की। एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करके तो जाएं एग्जाम में पूरा पार्ट।
ओके एंड सर टेक्निकल के अलावा अगर हम नॉन टेक वाले पोर्शन की बात करें, जैसे 150 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के पास, उसमें 50 नॉन टेक वाला पोर्शन है, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री एनवायरनमेंट सब स्टूडेंट CBT 1 के लिए पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक उसको आपको कवर करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम। हाँ। वो तो ये है कि एक बार पढ़ो, उसको रख दो, फिर कभी उठा लो, उसके बाद 2-3 बार ऐसे रिवीजन करना चाहिए। एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो बहुत छोटा पोर्शन है। इवन आप इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो कि आपको बहुत सारी चीजें आती हुई हैं, बट जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये चीजें आती हुई थी, एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने चीजें पढ़नी है तो हम क्वेश्चंस भी बना पाएंगे। और अगर आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस देखोगे ना तो 30 घंटे से ज्यादा का सिलेबस ही नहीं है, और आपके पास 30 से 35 दिन है मिनिमम मान के चल रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर फिर से डेट वगैरह आगे चली गई या अप्रैल के बाद आपको नई डेट CBT 2 की मिली तो हो सकता है इससे ज्यादा टाइम मिल जाए, बट मिनिमम अगर हम 30 डेज भी लेके चले, आप डेली 1 आवर भी पढ़ोगे ना तो भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो और क्वेश्चंस भी बहुत आसान आते हैं। तो सर एक क्वेश्चन मेरा और था आपसे, जैसे कि RRB काफी सालों के बाद हो रहा है, 5 साल अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर भी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चंस के लेवल में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड किया है तो इट में हैपन कि क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें 1 और 2 स्टेप ही होगा कैलकुलेशन का। ऐसा ज़्यादा कोई बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर आता भी है तो उसमें बहुत ही 1 और 2 स्टेप वाली कैलकुलेशन होगी, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। वर्चुअल कैलकुलेटर इसीलिए अलाउड है कि कुछ कैलकुलेशन वाले हो सकता है क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मोस्टली पार्ट तो थ्योरेटिकल वाला ही रहेगा। एंड जहां पर भी ऐसा होता है सर कि आवर्स कम होते हैं पर मिनट के हिसाब से देखे और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वहां पर वैसे भी बहुत लेंथी क्वेश्चंस पूछने का स्कोप खत्म हो जाता है। जैसे CBT 2 में भी आप देखोगे 150 क्वेश्चन से 120 मिनट्स है, लेस देन 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो उस बात का वो भी खासा ख्याल रखेंगे। बट हाँ सर मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से थोड़ा डीप जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल डेप्थ में जाके वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। लॉजिकल बिल्कुल आपको स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एकदम। एंड अगर मैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके पास भी लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट्स आपको सिविल में देखने को मिलेंगे और 10 से 12 सब्जेक्ट्स मैकेनिकल में देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सजेस्ट करती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। जैसे कि सर ने सजेस्ट करा कि आप 15 डेज की एक साइकिल बनाइए जिसमें आप पूरा इंटायर सिलेबस खत्म कर लें। तो मिनिमम 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। स्वेच्छा से अगर आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है, बट हाँ अपनी स्लीपिंग साइकिल को आप डिस्टर्ब मत करना कि आप 20 घंटे पढ़ने लगे सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप रिटेन नहीं करा पाओगे चीजों को, आप भूलने लगोगे या आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। सो ऑन एन एवरेज आई थिंक 7 to 8 आवर्स की स्लीप तो आपको लेनी ही है। रेस्ट ऑफ द टाइम जो आपका बच रहा है उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आप अपनी प्रिपरेशन जो आपकी चल रही है उसमें आप यूटिलाइज करिए। आप डेली 1 आवर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़िए, आपका 30 दिन में आराम से साइड बाय साइड खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉन टेक वाला जो बचा हुआ पोर्शन है आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। डेली 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि लेस देन 1 मिनट जब एग्जाम में मिल रहे हैं तो प्रिपरेशन में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पर आप 1 मिनट से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, ये तो मैक्सिमम है। आगे जाते जाते जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे डेली बेसिस पर तो इस टाइम को और रिड्यूस करते जाना है। पहले आप 50 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फिर आप 45 मिनट में 50 क्वेश्चंस को बनाना लगोगे, ठीक है। तो दिन की अगर हम पूरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो 2 से 3 घंटा आप नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को दे दीजिए, एंड रेस्ट आपका जो 8 आवर्स 9 आवर्स जितना मैक्सिमम आवर्स आप दे पा रहे हो वो आप फुल्ली डेडिकेटेड टेक्निकल को दो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि रिवीजन के नाम पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट 15 डेज की साइकिल है उसमें आपको पूरा इंटायर सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी पूछी जाएगी, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। तो कहीं पर भी अगर आपकी डेफिनेशन मिस हो गई या आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिस हो गए तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। तो फर्स्ट 15 डेज जो सर ने सजेस्ट करे हैं उसमें आप 60% ऑफ द टाइम सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, कोशिश करिए डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो जाए, एंड डेली 100 क्वेश्चन टेक्निकल सॉल्व करिए। 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स, दैट्स इट, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। तो इस तरीके से आप 15 दिन में
अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ले जाओगे, आपका पूरा इंटायर सिलेबस भी रिवीजन हो जाएगा, आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारी चीजें भी आपकी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो बचे हुए 15 डेज है, अगर हम 30 डेज की साइकिल कंसिडर कर रहे हैं तो 10 डेज की एक साइकिल और बना लो, एक बार क्विक रिविजन और कर लो। पहले आपको टाइम लगा बट अब टाइम नहीं लगेगा, अब आराम से आप 10 दिन में कर ले जाओगे। एंड लास्ट के जो 5 to 10 डेज आपके बच रहे हैं उसमें आप सिर्फ बेसिक चीजें देख लो, आपका कोई फॉर्मूला है जो आप बार बार भूल रहे हो उसको देख लो, मॉक टेस्ट लगाओ। और हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाओ और आप मॉक टेस्ट भी दो, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को लेके चलो। वरना सर क्या होता है कि बच्चे क्या है कि सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। ई-बाई की तो मस्ट है, वो तो बिल्कुल 2 बार 3 बार जितनी बार कर सकते हो वो तो करना जरूरी है। बिल्कुल, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी देना है और अदर प्रैक्टिस बुक्स को भी फॉलो करते रहना है। अदर जेई के आई थिंक पीवाईक्यूज हेल्पफुल होंगे इस एग्जाम के लिए भी। So sir, at last if you want to say or want to suggest any tips to these students? बाकी यही है कि आपने जो कुछ भी अपना पढ़ लिया है उसको आप रिटेन कर पाओ एग्जाम डे तक, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी कुछ पढ़ लिया है उसको आप एग्जाम में आप डिलीवर करो जाकर, तो उसके लिए कवर करो, उसको रिवाइज करो प्रॉपर। सारे आपके बिल्कुल एकदम माउथ में होने चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम याद होना चाहिए सारी चीज़। बिल्कुल, और वो तभी हो पाएगा जब आप डेली बेसिस पर उस पर काम करना शुरू करोगे। बिल्कुल प्रॉपर। तो आई थिंक पैनिक होने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना आप मैक्सिमम पॉसिबल अपने एंड से कर सकते हो आप उस पर फोकस करो, रेस्ट एवरीथिंग आप छोड़ दो, वो चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। आप सिर्फ मेहनत करिए और आप एक अच्छी रणनीति बनाइए। डेली रणनीतियां नहीं बनाई जाती हैं, एक बार एक स्ट्रेटेजी बना ली उसको फिर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए और अपने इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करिए। इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स आते हैं जो हमने इस सेशन में एड्रेस नहीं करे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोशिश करेंगे, हम हो गए और सर हो गए दोनों पर्सनली आपको रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को भी रिजॉल्व कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं हमसे तो टेलीग्राम पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वी ऑल आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स बेटरमेंट, फॉर द स्टूडेंट्स गाइडेंस। ठीक है, सो आज के सेशन को आई थिंक सर यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड बाय, टेक केयर।